नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य दिन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग व्यंजन पढ़ रहे थे और व्यंजन में हम ये समझ चुके थे कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। ये हमने देख लिया था इससे पहले वाली वीडियो में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं व्यंजन के प्रकार कितने हैं। 4 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है स्पर्शी व्यंजन। दूसरा जो प्रकार है वो है अंतस्थ व्यंजन। तीसरा जो प्रकार है वो है ऊष्मीय और चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो ये हमारे पास कुछ व्यंजन के प्रकार हैं जो हम पढ़ चुके हैं। 4 प्रकार के हमने व्यंजन पढ़े थे, जिसमें से स्पर्शी व्यंजन की जो संख्या है वो कितनी है, 25 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 है। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या भी 4 है और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो स्पर्शी व्यंजन है वो कहां से कहां तक आते हैं। तो हमने पढ़ा है कि स्पर्शी जो व्यंजन है वो क से लेकर मौ तक, क से लेकर मौ तक जो व्यंजन है उनको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं उनको, स्पर्शी व्यंजन। अब ये जो स्पर्शी व्यंजन है ये होते क्या हैं। तो स्पर्शी व्यंजन की अगर हम सिंपल साधारण भाषा में अगर हम इसकी व्याख्या करें, इसकी परिभाषा दें, तो स्पर्शी व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हुए हमारी जीभ अलग अलग स्थानों पर टच करती है, ठीक है। क वर्ग बोलते हुए कहीं और टच होती है, च वर्ग बोलते हुए कहीं और टच होती है, ट वर्ग बोलते हुए कहीं और टच होती है, त वर्ग बोलते हुए कहीं और टच होती है और प वर्ग बोलते हुए कहीं और टच होती है। मैंने आपको ये बता दिया था कि मैं जब भी वर्ग का जब भी मैं बात कर रही हूं तो इससे आपको समझ जाना है कि क का पूरा परिवार के बारे में बात कर रही हूँ, ख के पूरे परिवार के बारे में च के पूरे परिवार के बारे में बात कर रही हूँ जब भी मैं क वर्ग बोलूं, ठीक है। तो ये हमने समझा कि स्पर्शी व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं। हम रट लेते हैं कि स्पर्शी व्यंजन है, 4 प्रकार के व्यंजन है। एक स्पर्शी है, एक अंतस्थ है, एक ऊष्मीय है और एक संयुक्त व्यंजन है। लेकिन हमें ये समझना है कि इनका नाम ये क्यों पड़ा है। अब आप समझ के पढ़ोगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये रटना नहीं पड़ेगा कि हाँ स्पर्शी व्यंजन ये क से लेकर प तक है, ऐसे रटना नहीं है। समझना है कि क्यों इनको स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। तो जब इनको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना है आपको, जब हम इनको बोलते हैं तो हमारी जो जीभ है वो कहीं ना कहीं टच होती है उच्चारण करते हुए। जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो जीभ का भाग कहीं ना कहीं हमारे मुंह में टच होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं, स्पर्श होता है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट जो हमारे पास क वर्ग है, क वर्ग की अगर हम बात करें कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो क वर्ग जो है इसका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। अब देखो यहाँ पे भी बड़ा सीरियल वाइज चल रहा है सारा काम। कैसे चल रहा है, जब हम कंठ की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम स्पर्शी व्यंजन की बात करते हैं तो हमारा जो सारी जो जितने भी वर्ग हैं हमारे पास 5 वर्ग हैं वो सारे क्रमशः चलते हैं। जैसे क का अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसकी ध्वनि आती कहां से है, गले से आती है क, लेकिन कहीं ना कहीं जीभ टच हो रही है, ठीक है। तो जब गले से बोला जाता है क को तो हम क्या करते हैं, इसको हमने क्या नाम दिया है, कंठ। और यहीं से फिर शुरुआत हो रही है स्पर्शी व्यंजन की बोलने की। क वर्ग यहां से बोला जा रहा है, फिर च वर्ग ऊपर आएगा, फिर ट वर्ग थोड़ा ऊपर आएगा, फिर त वर्ग आएगा और फिर बाहर प वर्ग आएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें ध्यान देना है। अब हमने क्या देखा है, जो हमारे पास क वर्ग है ये क्या हो गया हमारा, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो मुंह का जो भाग है वो कहीं ना कहीं स्पर्श कर रहा है, या तो होंठ स्पर्श कर रहे हैं या जीभ स्पर्श कर रही है या फिर ये गला दब रहा है। तो यहां से लेकर यहां तक का जो हमारा भाग है वो कहीं ना कहीं टच कर रहा है एक दूसरे को। तो ये क्या हो गया है, क वर्ग क्या होता है, कंठ। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं च के पास। अगर आप च का सही उच्चारण करते हैं, अगर आप च का सही तरीके से अगर आप उच्चारण करते हैं
तो चौ बोलते हुए आपकी जीभ तालू को टच करेगी। ठीक है, तो जब भी हम चौ जब भी बोलोगे आप साथ में तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चौ वर्ग का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो ये क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य। अब मैंने आपको बताया कि सीरियल वाइज चल रहा है, क्रमशः चल रहा है। ये पहले कंठ के पास थे हम, फिर तालव्य के पास। बहुत ही सुंदर तरीके से जो हमारी वर्णमाला है उसको लिखा गया है। ठीक है, अब तालव्य हो गया, तो तालव्य के बाद क्या है, ट। अब जब भी हम ट का उच्चारण करते हैं, चौ क हमने करा तो गले से सीधा गले से टच हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि गला दब रहा है क बोलते हुए। ठीक है, फिर चौ बोलते हैं तो चौ बोलते हुए हमारी जीभ कहाँ टच हो रही है, तालू पे टच हो रही है। इसके बाद जब हम किसका उच्चारण करते हैं, ट वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो ट, आप ध्यान से बोलो जरा मेरे साथ, ट का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, योगा करती है हमारी जीभ, मूर्धन्य। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मूर्धा। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, मूर्धा या मूर्धन्य भी आप बोल सकते हैं। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य, यानी कि जीभ उसमें मुड़ जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है त वर्ग। त वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो त वर्ग अगर आप सही उच्चारण करते हैं तो त वर्ग में कभी भी जीभ तालू से नहीं लगती है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ये कि त वर्ग बोलते हुए जीभ तालू से लगती है, बल्कि आपको अगर आप बहुत ध्यान से बोलोगे तो त वर्ग बोलते हुए जीभ हमेशा भी आपके दांतों से टच होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर के दांतों से, त जो हमारे ऊपर का जो दांत है उसमें आपकी जीभ टच होगी, त थ द द न। ठीक है, और पूरा जो भी आपका त वर्ग है इसमें आपका क्या होगा, जीभ पूरी दांत से ही टच होगी। तो देखो मैंने कहा था आपको कि क्रमशः चल रहा है, पहले कंठ के पास आए, फिर तालव्य, फिर मूर्धा और अब दंत। तो इसीलिए जो वर्णमाला है उसको सुव्यवस्थित ढंग से इसीलिए पिरोया गया, इसीलिए इसको वर्णमाला कहा गया है। ठीक है, अगला हमारे पास है प वर्ग। प वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो प वर्ग को जब हम बोलते हैं, अब हम बोलते बोलते कहाँ पहुंच गए हैं, बाहर पहुंच गए। हमारा तालू, हम जो तालू वाला भाग है वो हमारा उपयोग हो चुका है, गले वाला भाग हमारा उपयोग हो चुका है, दांत वाला भाग हमारा उपयोग हो चुका है, मुंह तक जीभ वाला तो खैर हर जगह उपयोग हो ही रहा है। और अगर हम बात करते हैं, अब जो हम काम है आगे वो किसका है, होठों का। अब बाहर आ रहे हैं, बोलते बोलते कहाँ पहुंच गए हम, बाहर। तो प फ ब ब जब भी हम बोलते हैं तो इसमें किसका कहाँ पे क्या इसका उच्चारण स्थान, तो ये है ओष्ठ। ठीक है, समझना है आपको, रटना नहीं है। मैं फिर से बता रही हूँ, जब भी आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो आपको बोलना है प्रैक्टिकली, जितना आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। रटने से आप 2 दिन कर पाओगे और फिर तीसरे दिन आपको जैसे ही आपके सामने से किताब हटेगी 2-3 दिन के लिए आप फिर से भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, प्रैक्टिकली सीखना है इसको, क्योंकि ये जितना प्रैक्टिकली आपके दिमाग में बैठेगा तो आपको एग्जाम में कोई बहुत ज्यादा वो चार्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे प्रोनाउंस करोगे, जैसे आप उच्चारण करोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए, कितने हो गए, ये 5। हर वर्ग में कितने व्यंजन है, तो 5 है। अच्छा, मुझे कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहूंगी। क्वेश्चन ये था, क्योंकि मैंने जो मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है और अभी भी जो मैंने लिखा है यहाँ पे, उसमें क ख ग घ ङ को मैंने इस रूप में लिखा है और आप इसी रूप में हर जगह लिखा हुआ देखेंगे, जबकि मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है, व्यंजन। तो मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्यंजन का सही रूप क्या है, व्यंजन का सही रूप क्या है। तो अब देखो, व्यंजन का जो सही रूप होता है, जो मैंने यहां लिखा हुआ है, ये व्यंजन का सही रूप नहीं है। व्यंजन का सही रूप कब होता है, जब इसके नीचे हम हलंत लगाते हैं। ये व्यंजन है, ये सारे क्या हो गए, अब ये व्यंजन हो गए। क्यों, क्योंकि इसके साथ अब क्या नहीं है, अ नहीं है। जिसके साथ अ होगा या जिसके साथ स्वर होगा वो व्यंजन नहीं होगा। तो कोई बच्चा था जिसने मेरे से क्वेश्चन किया, स्टूडेंट ही है हमारी तरह, तो उन्होंने पूछा कि व्यंजन का सही रूप क्या है। फिर तो व्यंजन का जो सही रूप है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि व्यंजन जब तक ये है तब तक ये व्यंजन नहीं है, बल्कि क्या है, ये अक्षर है। ठीक है, अक्षर क्या होता है, अक्षर की अगर परिभाषा हम पढ़े तो क्या होता है, ये वर्णों का समूह होता है। ठीक है, तो वर्ण का समूह क्या, वर्ण तो हमारे पास 2 है, कौन कौन से हैं, एक स्वर है और दूसरा व्यंजन है।
यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो व्यंजन का जो सही रूप है वो क्या है, हलंत के साथ जो लगता है, ये क्या है, ये व्यंजन का सही रूप है। ये क्या हो जाता है, ये अक्षर, क्योंकि इसके साथ क्या जुड़ जा रहा है, और जुड़ जा रहा है। ठीक है, ये अक्षर है और ये क्या है, ये हमारा व्यंजन है। तो आपको ध्यान देना है थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्यंजन का सही रूप क्या है, तो वहां पे आप अच्छे से बता सके। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया कि क का, और मैं फिर से आपको बताऊंगी कि जो व्यंजन है उसको सिर्फ आप लिखित रूप में ही दिखा सकते हैं कि ये व्यंजन है। उच्चारण करते हुए आप व्यंजन को कभी भी अ के बिना बोल ही नहीं सकते हैं, चाहे आप कितनी ही कोशिश कर लो, आप उसको नहीं बोल सकते। अगला हमारे पास जो प्रकार है व्यंजन का, वो है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, ये क्या है, इसको मैं यहां पे लिख देती हूं, ये है अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं, इनको समझते हैं कि ये क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन को बोलते हुए, अंतस्थ व्यंजन को हम जनरली ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब, एक तो इसमें क्या होता है कि जब हम अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं तो क्या होती है, श्वास अंदर की तरफ लेते हैं हम, य र ल व। ठीक है, आप प्रैक्टिकली देखो और समझो, फिर बोलना है आपको। ठीक है, और दूसरा क्या क्या कहलाता है स्पर्शी अंतस्थ व्यंजन, क्या होता है, जब हम अंतस्थ व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो प्रॉपर तरीके से कहीं पर भी नहीं लगती है, बिल्कुल लगती है और तुरंत वापस आ जाती है कहीं पर भी। ठीक है, जीभ टिक नहीं रही, जैसे च में पूरा अच्छे से टिकती है जीभ, हमें पता चलता है, ट में पूरा मुड़ रही है, प्रॉपर पता चल रहा है। लेकिन जब हम अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जब हम करते हैं तो जीभ को अगर आपने जल्दी से बोल दिया यो, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि अंतस्थ व्यंजन में जीभ लगी कहां पर है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से आंखें बंद करके महसूस करना है आपको कि मैं जब अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण कर रही हूं तो कैसे कर रही हूं, यो। ध्यान से सुनना है, फिर तो समझ में आएगा आपको कि मेरी जीभ कहां पे टच हो रही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनको बोलते हुए जीभ बहुत हल्के से कहीं पर टच होती है और तुरंत वापस आ जाती है, वो हमारे क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा क्या होती है कि जब हम अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं तो हम जो श्वास है वो अंदर की तरफ लेते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, य र ल व। ठीक है, सांस या तो रोक देते हैं या फिर अंदर की तरफ लेते हैं। लेकिन सेम अगला, जैसे ही हम अगले पड़ाव की तरफ जाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, जो सांस हमने ली है अंतस्थ व्यंजन के समय उसको हम बाहर निकालते हैं, प्रश्वास करते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम बाहर, श्वास को बाहर निकालने को क्या कहते हैं, प्रश्वास। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे प्रश्वास होती है जैसे ही हम। और दूसरा, अगर ऊष्मीय व्यंजन की हम प्रश्वास कर रहे हैं तो जब हम बाहर जब सांस छोड़ते हैं तो क्या होती है, उसमें गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऊष्मीय व्यंजन कहा गया है, श श स ह। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ऊष्मीय व्यंजन कहा गया है। और इनकी भी संख्या कितनी है, तो इसकी भी 4 है और इसकी भी 4 है। ये हमारे क्या हो गए, ऊष्मीय व्यंजन। एक ऊष्मीय व्यंजन का थोड़ा सा एक और वाक्य आप याद रखेंगे कि ऊष्मीय व्यंजन जो होते हैं जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कंठ और जीभ है, मतलब मुंह की बात कर लीजिए आप, ये इतना जो हिस्सा है वो घर्षण करता है। ठीक है, जब भी हम इनको बोलते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा घर्षण होता है। तो ये क्या हो गए, हमारे ऊष्मीय व्यंजन हो गए। अब हमारे पास अगला जो व्यंजन है वो है संयुक्त व्यंजन। क्या है ये, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी हमने कितनी पढ़ी है, 4 ही पढ़ी है। और ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये जो श्र है ये इसी का ही रूप है, जबकि बिल्कुल गलत है। ये जो श्र है ये किसका रूप है, ये इसका रूप है। ठीक है, श्र को जब, इस श्र को जब र के साथ लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, ये श्र। श्वेता का सही रूप क्या है, श्वेता जब हम लिखते हैं तो श्वेता लिखने का सही रूप क्या है, ये। लेकिन अभी हमने किसको ट्रेंड में लाया है, ये श्वेता, जबकि श्वेता का सही रूप क्या है, ये। और यही श
किस में यूज होता है? श्री में। जब हम लिखते हैं, पापा का नाम लिख रहे हैं या किसी बड़े का नाम जब भी हम लिखते हैं, तो श्री में कौन सा श यूज होता है, उपयोग में लाया जाता है? ये वाला, ना कि एक श। कई लोगों को लगता है कि एक श का आधा रूप क्या है, ये है, जबकि ये बिल्कुल भी नहीं है। ये किसका आधा रूप है? इस श का आधा रूप है। ठीक है, क्लियर हो गया। पढ़ते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो संयुक्त से तो आपको वाकिफ ही है कि संयुक्त क्या होते हैं। जब दो चीजें जुड़ती है उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त कहते हैं। लेकिन संयुक्त व्यंजन में हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि जब भी संयुक्त व्यंजन का जोड़ जब हो रहा है तो उसके बीच में स्वर नहीं आता है। समझ में आ गई आपको बात? जब भी ध्यान देना है आपको, मैं फिर से एक बार समझा रही हूं आपको कि जब भी हम क्या करते हैं, संयुक्त व्यंजन का जब भी हम जोड़ करते हैं, दो व्यंजनों को जब हम जोड़ते हैं, संयुक्त व्यंजन जब हम बनाते हैं, उसके बीच में स्वर नहीं आता है। ठीक है, कैसे? क्ष की बात करते हैं हम। क्ष को अगर आप हिंदी की डिक्शनरी में ढूंढेंगे तो आपको कहां मिलेगा क्ष? क के वर्ण में। जहां क अल्फाबेट होगा, जहां क वर्ण होगा, उसी शब्दकोश में इससे अगर कोई शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसकी शुरुआत अक्षर से हो रही है, वो शब्द आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसको ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? क वाले वर्ण में जाना पड़ेगा, तभी आपको उसका मतलब मिल पाएगा। अगर आप सोचोगे कि हमें क्ष, त्र, ज्ञ और श्र की भी कहीं वर्ण शब्दकोश होगा अलग से, तो वो आपको हिंदी डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है? क वाले अल्फाबेट में, क वाले वर्ण में जाना है, और वहीं पे आपको क्ष का जो मीनिंग है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो मिल जाएगा। ठीक है, तो किन दो वर्णों से मिलकर बना है? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि क्ष किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ध्यान देना है आपको क प्लस श। ठीक है, और देखो मैंने क्या कहा कि बीच में स्वर नहीं आ रहा है, बीच में नहीं आ रहा है, लास्ट में जरूर आ रहा है। समझ में आ गया होगा आपको कि लास्ट में कैसे आ रहा है, क्योंकि श अक्षर है। श क्या है? अक्षर है। ये अभी व्यंजन नहीं है। व्यंजन कब होता? अगर मैं इसको हलंत लगा देती तो पीछे मुझे क्या करना पड़ता? और भी जोड़ना पड़ता। समझ में आ गई आपको बात? ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रही हूं, जब ये ऐसे है तो समझ जाओ कि ये अक्षर है और इसके साथ अ है। अंडरस्टूड है? ठीक है, तो ये क्या हो गया है? क प्लस श, क्ष हो गया ये। ठीक है, अब क्वेश्चन ये भी आता है यहाँ पर कि क्ष किन दो वर्णों से मिलकर बना है। एक ऑप्शन आपके पास ये रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास दे दिया जाएगा कि क प्लस, देखो कितना करीबी मामला कर दिया है, श और श में बोल दिया इन्होंने कि अब ढूंढो आप। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि कौन से श से, ये कौन सा, इसको हम क्या कहते हैं? ये कौन सा श होता है? मूर्धा। इस श को बोलते हुए पेड़ पटा श बोलते हैं हम। वैसे हमने बचपन से क्या पढ़ा है इसको? पेड़ पटा श। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो इसमें क्या होता है? मूर्धा। जीभ क्या होती है? मूर्ति है। श, जीभ मूर्ति है इसमें। ठीक है, इस वाले श में जीभ तालव्य, ये तालव्य श है और ये मूर्धा श है। तो आपको आज से अगर रटना है, अगर आपने श से षडजम और श से षटकोण रटा है, तो आपको क्या रटना है? श से तालव्य श और ये मूर्धा श। ऐसे आपको आज से याद रखना है, क्योंकि ताकि आपका एग्जाम में भी हेल्प कर सके। और जो ये वाला जो स होता है हमारे पास, सरिता वाला, इसमें क्या होता है? ये होता है दंत। इसमें जीभ कहाँ लगती है? दांत पे लगती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास ये दिया रहेगा, दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, तीसरा ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा क प्लस स। बहुत सारे लोग हैं कि इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। श का उच्चारण बहुत सारे लोग हैं कि गलत उच्चारण करते हैं, समझ में ही नहीं आता है। ठीक है, और तीसरा एक और ऑप्शन कोई, चौथा एक और ऑप्शन कोई दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, जो भी है। ठीक है, अच्छा ये भी दे दिया जाएगा क प्लस श। तो बोलेंगे कि अच्छा आप बताओ इसमें से क्ष का सही रूप कौन सा है। तो क्ष किन दो वर्णों से मिलकर बना है? आपको ध्यान रखना है कौन सा? क प्लस मूर्धा श। ठीक है, ध्यान देना। तो ये हमारे क्या है? ये हमारे संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन है, और आपको समझ में आ गया होगा कि इनको हम संयुक्त व्यंजन क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। संयुक्त व्यंजन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जब हम इनको बना रहे हैं, ये जब हम व्यंजन बन रहे हैं हमारे, तो क्या हो रहा है? दो व्यंजन एक साथ जुड़ रहे हैं और इनके बीच में स्वर का उपयोग नहीं हो रहा है। मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ ये श और इस श के बारे में।
यानी कि ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा कौन सा है, ये है हमारा तालव्य और ये है मूर्धा। ठीक है, इन शौ के बारे में एक आपको और चीज जाननी है कि जब भी ये शौ एक साथ यूज होते हैं, एक साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, तो हमेशा तालव्य वाला शौ क्या होगा, पहले आएगा। जैसे मैं आपको यहां पर लिख देती हूं, शोषण। शोषण हमारे पास एक शब्द है, और ऐसे ही आपको बहुत सारे ऐसे शब्द लिखे हुए मिल जाएंगे जिसमें आपको हमेशा जब भी ये दोनों शौ किसी शब्द में एक साथ आ रहे हैं तो ये वाला शौ कभी भी आगे नहीं होगा, मूर्धा शौ कभी भी आगे नहीं होगा, बल्कि कौन सा होगा, ये तालव्य शौ हमेशा आगे होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमेशा आगे रहता है। आप चाहे कोई सा भी वर्ण इसमें, कोई सा भी शब्द बना लो, हमेशा क्या होगा, यही वाला शौ हमेशा आगे होगा और ये पीछे होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अगर ये वाला शौ आ गया तो फिर भी ऐसे ही होगा, फिर ऐसे नहीं होगा, फिर कुछ और शब्द बन सकता है। लेकिन इन दोनों के केस में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा शौ कौन सा आगे रहेगा, ये। ठीक है, ये वर्तनी शुद्ध के लिए है। तो यहां तक हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम और जान लेते हैं, 21 मिनट हो गए हैं, थोड़ा सा लंबा बन रहा है। अच्छा, एक हमने उच्छिष्ट व्यंजन पढ़े थे, ठीक है, उन्हीं को मिलाकर तो पूरा बन रहा था हमारा। उच्छिष्ट व्यंजन हमारे पास कितने थे, तो उच्छिष्ट व्यंजन भी हमारे पास कितने हैं, एक हमारे पास आता है उच्छिष्ट व्यंजन इस रूप में और दूसरा आता है इस रूप में, जिसको हमने द्विगुण व्यंजन भी कहा था, क्योंकि दो व्यंजनों का गुण अपने साथ लेकर आते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो उच्छिष्ट व्यंजन जो है, द्विगुण व्यंजन और उच्छिष्ट व्यंजन बात एक ही है, जो भी आएगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही है दोनों का मतलब। ठीक है, ये क्या, इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है 2। अब यहां पर भी मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूं कि कैसे। एक है हमारे पास ये शब्द, दूसरा है हमारे पास ये शब्द। ठीक है, एक है हमारे पास डमरू और दूसरा है ढक्कन। अब जब हम इन शब्दों को उच्चारण करते हैं तो कितने शब्द हैं, ये 4 शब्द है हमारे पास। ठीक है, और चारों ही शब्द को उच्चारण करते हुए आपको अलग अलग अनुभव होगा। जब भी आपकी जीभ को महसूस होगा, आपके उच्चारण का जो स्वर है, जो स्वर मतलब जो ध्वनि है, जो ध्वनि सुनाई दे रही है आपको, वो अलग अलग हर बारी सुनाई देगी। कैसे, पढ़ना मतलब क्या होता है, पढ़ना मतलब जैसे हम कहते हैं जाना पड़ेगा, ठीक है, या खाना पड़ेगा, वही पढ़ना है। और पढ़ना मतलब लेटना वाला भी हम ले लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो ये पढ़ना हो गया। ठीक है, ये वाला पढ़ना क्या है, लिखाई पढ़ाई वाला, पढ़ना वाला। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, डमरू जब हम बोल रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई रंग नहीं हो रहा है। ठीक है, डमरू है। और ढक्कन, ढ महाप्राण है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हम कि इसमें क्या होती है, उच्छिष्ट क्यों बोला जाता है। इसमें जीभ झटके से जाती है और झटके से वापस आती है। ठीक है, पढ़ना झटके से जा रही है, झटके से वापस आ रही है, यही इसकी क्या है, सही परिभाषा है। उच्छिष्ट व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें हमारी जीभ झटके से जाती है और झटके से वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या हो रहा है इसमें, पढ़ना, एकदम जा रही है और झटके से वापस आ रही है। ठीक है, पढ़ना। ये अल्पप्राण है और ये क्या है, महाप्राण है। जैसे यहाँ पे ये अल्पप्राण है, वैसे ये यहाँ पे क्या है, महाप्राण है। तो लेकिन ध्यान देना है हमें, दोनों में ही जो उच्चारण है वो एकदम अलग हो जा रहा है। ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। ठीक है, तो ड और ड का हमें समझ में रखना है। और ड और ढ, इसमें ड नहीं हो रहा है, इसमें जीभ एकदम से उच्छिष्ट नहीं हो रही है। इसमें क्या हो रही है, आराम से जा रही है ड और ढ। लेकिन इसमें क्या हो रही है, जीभ हमें चकमा दे रही है, एकदम से जा रही है और वापस आ जा रही है। तो ये हमारे क्या होते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं। व्यंजन वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें 2-3 वीडियो और बन सकती है। कोशिश करेंगे कि इसके बाद 2 ही वीडियो इसके ऊपर बन पाए और ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।